आरसीसी में हम बात कर रहे थे फ्लेक्सर्स की, जिसमें कि हमने लास्ट वाले लेक्चर में बीम के बारे में स्टार्ट किया था कि फ्लेक्सर में सबसे पहले जो सेक्शन होते हैं वो क्रैक्ड और अनक्रैक्ड सेक्शन होते हैं। क्रैक्ड सेक्शन वापस से 3 टाइप के हमने डिस्कस किए थे, अंडर रीइंफोर्स्ड, बैलेंस सेक्शन और ओवर रीइंफोर्स्ड। और वापस से रीइंफोर्समेंट के अकॉर्डिंग 2 टाइप के पढ़े थे हमने, सिंगली रीइंफोर्स्ड और डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन। और सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन में अंडर, बैलेंस और ओवर तीनों होते हैं, और डबली रीइंफोर्स्ड में भी अंडर, बैलेंस और ओवर तीनों होते हैं। ठीक है, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन क्या होता है, एक बार अपन पिछला थोड़ा कर लेते हैं। अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन वो होता है जिसमें कि रीइंफोर्समेंट कम होता है, कंक्रीट ज़्यादा होती है, अपन ये मान के चलते हैं। तो रीइंफोर्समेंट जो होता है वो ज़्यादा जल्दी पहले फेल हो जाता है, और उस वजह से इसमें कौन सा फेलियर होता है, डक्टाइल फेलियर। बैलेंस सेक्शन में क्या होता है, बैलेंस सेक्शन में कंक्रीट और स्टील जो है वो दोनों बराबर होते हैं लगभग, उस वजह से दोनों का फेलियर साथ साथ होता है। और ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन में रीइंफोर्समेंट ज़्यादा में, तो उस वजह से कंक्रीट पहले फेल होती है और इसमें ब्रिटाइल फेलियर होता है। ये हमने बेसिक सारे स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में पढ़ लिए थे। अब हम आज आगे बात करेंगे सिंगली रीइंफोर्स्ड में इन 3 सेक्शंस की, और फिर डबली रीइंफोर्स्ड भी इन 3 सेक्शन की। तो उसमें हम स्ट्रेस और स्ट्रेन के इनके डायग्राम बनाएंगे और कैसे जो है वो उस पर स्ट्रेसेस लगती है वो देखते हैं। सबसे पहले सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम में अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन की बात करते हैं। अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन कैसे बनेगा, ये हमारी एक बीम है, इसमें बॉटम में ये स्टील लगा हुआ है, ठीक है, और ये है इसकी कैपिटल डेप्थ D, और ये होती है इसकी विड्थ B, ठीक है। और रीइंफोर्समेंट के सेंटर तक जो डेप्थ होती है वो होती है D, जो कि हमने पिछले लेक्चर में समझी थी, इसको बोलते हैं इफेक्टिव डेप्थ। तो ये हमारा सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम का सेक्शन है, और इसमें जो बॉटम वाला स्टील होता है उसको हम बोलेंगे AST, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन, ठीक है। अब इसका जो स्ट्रेन डायग्राम बनेगा, मतलब कि विकृति का डायग्राम, तो सबसे पहले उसके लिए एक न्यूट्रल एक्सिस बनाना पड़ेगा हमको, ठीक है। और न्यूट्रल एक्सिस को बनाने के बाद इसका जो स्ट्रेन डायग्राम बनता है वो कुछ इस टाइप से बनता है। ठीक है, ये है हमारा स्ट्रेन डायग्राम सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम में अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन के लिए। अब ये देखो, न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर क्या होता है, कंक्रीट होती है, कंप्रेशन, और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे क्या होता है, टेंशन। तो कंक्रीट में अधिकतम विकृति जो है वो हमने पढ़ी हुई है, कितनी होती है, 0.0035, 0.0035 होती है कंक्रीट में अधिकतम स्ट्रेन। और यहाँ पर हम देखेंगे कि टॉप से लेके न्यूट्रल एक्सिस तक की दूरी को हम लिखते हैं XU, जो हमने पिछले लेक्चर में देखा हुआ है। और अब बात करते हैं हम स्टील की। ये तो हो गई विकृति हमारे कंक्रीट के लिए, अब हम बात करते हैं स्टील के लिए। और ये देखना, ध्यान रखना कि ये जो डायग्राम की डेप्थ है, टोटल डेप्थ, वो खाली यहाँ तक ही आएगी, स्टील तक, ठीक है। तो ये जो अधिकतम विकृति होती है रीइंफोर्समेंट में, यानी कि सरिये में, वो हमारे होती है, उसको डिनोट करते हैं हम ES से, ठीक है। E फॉर विकृति और S फॉर स्टील। तो स्टील में विकृति को E से डिनोट करते हैं। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो ये वैल्यू हमने एक ग्राफ पढ़ा था स्टील में विकृति के लिए और स्ट्रेन के लिए, स्ट्रेस स्ट्रेन का डायग्राम पढ़ा था। वो कुछ ग्राफ इस टाइप से जाता है, पहले सीधा जाता है, फिर पैराबोलिक होके और फिर स्ट्रेट चलता है। तो ये वाली जो वैल्यू होती है वो होती है 0.002 प्लस 0.87 FY/ES, ये होती है, ये हमने पढ़ी हुई है। तो क्योंकि ये सेक्शन अभी अंडर रीइंफोर्स्ड है, ठीक है ना, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन में अब बताएंगे कि कौन जल्दी टूटता है, स्टील जल्दी टूटती है या कंक्रीट जल्दी टूटती है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन में रीइंफोर्समेंट होता है कम, कंक्रीट होती है ज़्यादा। तो रीइंफोर्समेंट कम होने के कारण रीइंफोर्समेंट में स्ट्रेसेस बढ़ जाती है, और ज़्यादा पहले फेल कौन हो जाता है,
स्टील फेल हो जाता है, मतलब कि उसमें विकृति भी ज़्यादा आ जाएगी, कंक्रीट के मुकाबले जल्दी टूट जाएगा वो। तो मतलब कि स्टील में जो विकृति होगी वो 0.002 प्लस 0.87 FY/ES से ज़्यादा होगी। विकृति जो है वो इस वाली वैल्यू से ज़्यादा होगी। अब हम बात करते हैं इसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम के लिए। ये तो हो गया हमारा स्ट्रेन का डायग्राम यानी विकृति के लिए, ठीक है, बीम में। अब हम बात करते हैं इसके आगे स्ट्रेसेस के लिए। तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम इसका कुछ बनता है इस टाइप से। स्टार्टिंग में तो जाता है इसमें ये सीधा जाता है और फिर थोड़ा सा पोर्शन जो है वो पैराबोलिक मिल जाता है, ठीक है। ये टोटल डेप्थ इसकी ये भी हो जाएगी स्मॉल d, ठीक है। क्यों हम इसमें स्मॉल d तक ही क्यों बना रहे हैं? क्योंकि रीइंफोर्समेंट यहीं तक होता है, उसके नीचे तो कवर वाली कंक्रीट होती है, तो उसको हम कंसीडर नहीं करते। तो यहाँ पर ये स्ट्रेस का इसका डायग्राम बन गया। अब देखेंगे कि ये डायग्राम ऐसा क्यों है। तो हम जो स्ट्रेस को देखेंगे कंक्रीट वाले पोर्शन में, तो स्टार्टिंग में जो कंक्रीट में स्ट्रेस होती है वो रेक्टेंगुलर पोर्शन होता है। ये इतना वाला पोर्शन जो है वो रेक्टेंगुलर है, ये वाला हिस्सा रेक्टेंगुलर पोर्शन है, और उसके बाद ये जो है वो पैराबोलिक चला जाता है। तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर तो कंप्रेशन आता है, ठीक है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस कितनी होती है? कंक्रीट में हमने मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस की वैल्यू पढ़ी थी 0.446 FCK, ये हमने पढ़ी हुई है। कंक्रीट में अधिकतम स्ट्रेस FCK होता है, फिर उसको हमने 0.67 FCK लेते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर की साइज़ जो होती है वो और फिर उसमें जब फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा देते हैं 1.5 वाली, तो वो आ जाता है 0.446 FCK। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि अधिकतम स्ट्रेस जो होगी कंक्रीट में वो होगी 0.446 FCK। और स्टील की बात करें तो स्टील में जो स्ट्रेस होती है उसको हम डिनोट करते हैं FS से। स्टील में जो अधिकतम स्ट्रेस होती है उसको FS से डिनोट करते हैं, और FS की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.87 FY। ये भी हमने पढ़ा हुआ है। इस रीइंफोर्समेंट में अधिकतम स्ट्रेस कितनी होती है? 0.87 FY। पहले होता है हमारे पास FY, और उसमें जब हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हैं 1.15 वाली, तो वो आ जाता है 0.87 FY। तो इस तरीके से ये हमारे स्ट्रेस और स्ट्रेन के डायग्राम बनते हैं, ठीक है। और अब हम देखेंगे यहाँ पर कि जब हम डिज़ाइनिंग करते हैं तो यहाँ पर हमने न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कुछ पोर्शन पैराबोलिक बनाया है, ठीक है। तो जब हम एनालिसिस करेंगे तब इस पैराबोलिक पोर्शन को नहीं मानते हैं, और ये जो हमारा जैसे डायग्राम है, तो जब हम एनालिसिस करेंगे तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर इतना पूरा पोर्शन जो है वो कंक्रीट का हम अज्यूम कर लेंगे कि पूरी कंक्रीट जो है वो अपनी ताकत दे रही है। अपन इस इतने से पोर्शन को माइनस नहीं करने वाले, ठीक है। और नीचे की बात करें तो यहाँ पर हमने खाली एक स्ट्रेट लाइन क्यों बनाई है? क्योंकि बॉटम में देखेंगे तो बॉटम में सरिया सिर्फ एक ही जगह पे होता है, ठीक है। उसके अलावा इस पोर्शन में कंक्रीट होती है, और हम हमेशा ये मान के चलेंगे कि न्यूट्रल एक्सिस के नीचे की जो कंक्रीट है वो बिल्कुल भी स्ट्रेंथ में अपना योगदान नहीं दे रही है। नीचे वाले पोर्शन में खाली अपन सरिये को ही मान के चलेंगे, नीचे वाले पोर्शन में कंक्रीट है ही नहीं, ठीक है। तो ये थी स्ट्रेसेस किसके लिए? सिंगली रीइंफोर्स्ड में अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन के लिए। तो अब हम आगे देखते हैं कि न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर क्या लगता है? कंप्रेशन फोर्स लगता है। तो टोटल जो मैक्सिमम स्ट्रेस की बात करें तो मैक्सिमम स्ट्रेस तो हो गई थी हमारी 0.446 FCK, लेकिन अब टोटल जो कंप्रेशन फोर्स लगेगा वो लगता है इसमें कुछ इस टाइप से, और जो टोटल टेंशन फोर्स लगेगा वो लगता है सरिये पे लगता है टेंशन फोर्स, तो वो लगता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। और ये जो कंप्रेशन और टेंशन फोर्स लगेंगे, तो कंप्रेशन फोर्स अब मैंने यहाँ लगा दिया है, लेकिन ये टॉप से कितनी दूरी पर लगेगा? तो बीम में ये जो इसकी दूरी होती है वो होती है
416 XU, ठीक है। और ये दूरी कितनी हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक, तो देखो टोटल डेप्थ है d, स्मॉल d, उसमें से अगर 0.416 को माइनस कर दो तो ये हमारी आ जाती है टोटल इन दोनों के बीच की दूरी। और इस दूरी को बोलते हैं अपन लीवर आर्म की वैल्यू भी कई बार पूछी जाती है। तो इस तरीके से ये हमारा सारी स्ट्रेसेस थी, स्ट्रेन थी, किस वाले टॉपिक में, सिंगली रीइंफोर्स बीम में अंडर रीइंफोर्स सेक्शन के लिए। और ये जो इसमें कंप्रेशन और टेंशन फोर्सेस जो हैं उनकी जो वैल्यू होती है वो होती है 0.36, कंप्रेशन की वैल्यू होती है 0.36 FCK B XU, और टेंशन की वैल्यू होती है 0.87 FY AST, ठीक है। यहाँ पर ये जो विकृति थी स्टील में उसको ES से डिनोट किया था, और जो स्ट्रेस होती है उसको FS डिनोट करते हैं, ये हमने पहले देखा हुआ है। तो ये पूरा हमारा जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो डायग्राम्स थे वो थे हमारे सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम में अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन के लिए। ये है हमारे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम, ठीक है। और यहाँ एक और बात देखेंगे कि ये वाला जो फॉर्मूला है 0.002 + 0.87 FY/ES, इसको कई बार एक थोड़े से अलग फॉर्म में भी लिखा हुआ होता है, उस वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं एग्ज़ाम में कि ये तो हमने पढ़ा नहीं। क्यों? ES > 0.002 प्लस ये जो 0.87 FY है उसको हम FY/1.15 ES भी तो लिख सकते हैं। ये कैसे आया? हमने पढ़ा हुआ है स्टील में जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है वो होता है 1.15। तो स्टील में स्ट्रेस होती है FY, मतलब कि स्टील की ग्रेड FY, उसमें जब हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी का डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 0.87 FY। तो यहाँ पर 0.87 FY को हटाकर FY/1.15 भी तो लिख सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे ये फॉर्मूला भी लिखा जा सकता है एग्ज़ाम में। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट कौन सा आएगा बैलेंस सेक्शन में। तो बैलेंस सेक्शन के लिए हम इनको कंपेयर करके ही पढ़ लेते हैं ताकि हमको सही से समझ में आ जाएगा। तो इसी के नीचे अब मैं एक नया डायग्राम बना रहा हूँ बैलेंस सेक्शन के लिए। ये होता है B, ये होती है हमारी कैपिटल डेप्थ टोटल D, और जो रीइंफोर्समेंट है बॉटम में ये है AST एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन, और ये होती है इसकी इफेक्टिव डेप्थ D, ठीक है। वापस से बना दिया, ये था वो अंडर रीइंफोर्स के लिए। अब हम बात करें बैलेंस सेक्शन की। तो बैलेंस सेक्शन में क्या होता है, स्टील और कंक्रीट जो है वो दोनों साथ साथ में फेल हो। तो वापस से इसका हम एक्सिस ड्रॉ करते हैं। पहले तो स्ट्रेन डायग्राम शेप तो उसका ऐसा ही रहेगा, ये हमने बना दिया इसका इस डायग्राम, ठीक है। अब स्ट्रेन डायग्राम में वापस से वही, ये डिस्टेंस कितनी होती है, ये होती है XU। कंक्रीट में अधिकतम विकृति 0.0035 और स्ट्रेन मतलब कि विकृति ES से डिनोट करते हैं। अब देखो यहाँ पर इस साइन को चेंज कैसे करना है। तो हमको पता है कि अंडर रीइंफोर्स सेक्शन में ज़्यादा स्ट्रेन किस में आती है, स्टील में। अब हम बात करते हैं बैलेंस सेक्शन में। तो बैलेंस सेक्शन में विकृति जो होती है दोनों में, कंक्रीट में और स्टील में लगभग सेम होती है, और थोड़ी सी इस वाले ES से कम होगी, है ना। तो यहाँ पर क्योंकि ये बैलेंस सेक्शन है तो जो विकृति हो जाएगी वो इक्वल टू हो जाएगी 0.002 प्लस 0.87 FY/ES के, ठीक है। और फिर अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन शियर वाला डायग्राम बनाते हैं, जैसे इसकी स्मॉल डेप्थ तो है ये, इसको ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं स्ट्रेस की।
तो स्ट्रेस के लिए डायग्राम तो वैसा ही बनेगा ऐसे। और जो कंक्रीट में तो स्ट्रेस होती है 0.446 FCK होती है, ठीक है। और अब बात करते हैं स्टील स्ट्रेस की। तो स्टील में अधिकतम स्ट्रेस कितना होता है 0.87 FY, तो उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता। तो वापस से इसमें स्ट्रेस तो वापस से उतनी आ जाएगी 0.87 FY। और कंप्रेशन और टेंशन फोर्स जो लगेगा वो भी सिमिलर लगेगा, इनमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। कंप्रेशन फोर्स हो गया 0.36 FCK BXU और टेंशन फोर्स हो गया 0.87 FY AST। और यहाँ से इसकी डिस्टेंस हो जाती है 0.416 XU और ये डिस्टेंस हो जाती है जिसको हम लीवर आर्म बोलते हैं D - 0.416 XU, ठीक है। तो ये था हमारे बैलेंस सेक्शन के लिए स्ट्रेसेस का डायग्राम। अब हम बात करें ओवर रीइंफोर्स सेक्शन के लिए, वापस से बना लेते हैं। ये जो अंडर रीइंफोर्स का था वो एज इट इज़ रखा है मैंने, ताकि हम देख के कंपेयर करके बना सके। अब ये ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, ये होता है कैपिटल D, ये विड्थ और ये AST और ये होती है इसकी इफेक्टिव डेप्थ। अब इसका वापस स्ट्रेन डायग्राम बनाते हैं विकृति के लिए। तो ये बनेगा ऐसे। कंक्रीट में अधिकतम स्ट्रेन 0.0035, ये डिस्टेंस होती है XU, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे स्टील में स्ट्रेन की। तो ये जो सेक्शन है हमारा वो ओवर रीइंफोर्स सेक्शन है, और ओवर रीइंफोर्स सेक्शन में सरिया होता है ज़्यादा, तो सरिये में विकृति आएगी कम, क्योंकि ज़्यादा सरिया होने के कारण उसमें स्ट्रेसेस घट जाए, तो कंक्रीट फेल हो जाती है इस सेक्शन में, और स्टील जो होता है वो ज़्यादा होने के कारण बच जाता है। तो इसमें स्ट्रेन जो होगी वो कम आएगी, तो इसको हम कर देते लेस देन इससे, ठीक है। और ये अब इसके बाद इसकी स्ट्रेस डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। ये बनेगा ऐसा। मैक्सिमम स्ट्रेस होती है कंक्रीट में 0.446 FCK। और अब टेंशन की बात करते हैं सरिये की। तो सरिये में स्ट्रेस होती है, उसको FS से डिनोट करते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे कि क्योंकि ओवर रीइंफोर्स्ड है और ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन में सरिये में स्ट्रेसेस आती कम, तो यहाँ पर जो स्ट्रेस की वैल्यू होगी 0.87 FY से कम होगी, ठीक है। फिर वापस से वही कंप्रेशन और टेंशन लगा दो, ये हो जाता है 0.416 XU और ये हो जाएगा D - 0.416 XU, ठीक है। और एक और चीज़ है, कई बार ये जो 0.416 XU है उसको राउंड फिगर में 0.42 XU भी लिखा हुआ हो सकता है, पर एग्जैक्ट रेट तो जो है वो 0.416 है। पर अगर आपके कहीं ऑप्शन में 0.416 नहीं हो, 0.42 हो, तो हम उसको राइट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमको ES लिखा हुआ होता है सिंगली अंडर रीइंफोर्स्ड बैलेंस सेक्शन और ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन में, हम ES की वैल्यू देखते हैं कि भाई कभी ये ग्रेटर देन होता है, कभी इक्वल होता है, कभी लेस देन होता है, लेकिन ES की वैल्यू होगी कितनी पर्टिकुलर सेक्शन में कैसे निकालेंगे। तो ES को निकालने का एक तरीका होता है, यहाँ पर ट्राइंगल बने हुए हैं दो हमारे पास इस स्ट्रेन वाले डायग्राम में। तो इस डायग्राम को यूज़ करना है हमको। तो क्या करेंगे कि टोटल डेप्थ जो है इसकी वो तो है हमारे पास D, जो कि उधर भी लगाई हुई है हमने। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, दोनों ट्राइंगल लेने हैं, एक ट्राइंगल ऊपर बन रहा है, एक ट्राइंगल नीचे बन रहा है। तो इस ट्राइंगल का ये वाली साइड कितनी है 0.0035 और इसकी डेप्थ कितनी है XU, इक्वल लिखेंगे
अब इस ट्राइंगल की बात करेंगे तो इस वाले ट्राइंगल में बेस कितना है ES और इसकी ये हाइट कितनी, तो ये वाली हाइट कितनी होगी, तो इसकी टोटल जो डेप्थ है वो है D। तो इस टोटल डेप्थ में से अगर इस XU को माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगा D माइनस XU। ठीक है, तो यहाँ पर ये डेप्थ कितनी आ जाएगी, D माइनस XU। अब हमको ES निकालना है, तो ES को निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि ये इधर चला जाएगा, तो 0.0035 D माइनस XU डिवाइडेड बाय XU, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा किसके लिए, ES के लिए। अब हम बात करते हैं डबली रीइंफोर्स्ड बीम के लिए कि डबली रीइंफोर्स्ड बीम में वापस से अंडर रीइंफोर्स्ड, ओवर रीइंफोर्स्ड और बैलेंस सेक्शन के लिए स्ट्रेस और स्ट्रेन के डायग्राम कैसे बनते हैं। तो डबली रीइंफोर्स्ड बीम देखेंगे अपन। अब डबली रीइंफोर्स्ड बीम में हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है कि जो रीइंफोर्समेंट होता है उसमें टॉप में और बॉटम में दोनों तरफ दिया जाता है। तो डबली रीइंफोर्स्ड बीम का फिगर जो बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनता है। टॉप पे रीइंफोर्समेंट मान लो ये रीइंफोर्समेंट हो गया, ठीक है, और बॉटम का रीइंफोर्समेंट मान लो ये हो गया। क्लियर है। और इसको हम क्या करते हैं कि सिंगल लाइन से ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो बॉटम में जो स्टील होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, AST से, क्योंकि ये टेंशन का स्टील है। और टॉप पे जो स्टील होता है उसको हम डिनोट करते हैं ASC से। ASC का मतलब एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन और एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन जोन। और टोटल डेप्थ होती है इसकी कैपिटल D पूरे सेक्शन की, और इसकी हम चौड़ाई को हम B विड्थ से डिनोट करते हैं। ठीक है, और न्यूट्रल एक्सिस जो बनेगा वो कुछ इस टाइप से इसका बनेगा। और इफ़ेक्टिव डेप्थ जो होगी वो तो हमेशा कैपिटल टोटल ऊपर से लेके और नीचे वाले सरिये के सेंटर तक होती है। ठीक है, अब इस काम को सबसे पहले स्ट्रेन डायग्राम बनाना है। तो स्ट्रेन डायग्राम जो बनता है पहले तो हम उसी के हिसाब से ही बनाते हैं, सिंगली वाले के हिसाब से। तो ये स्ट्रेन डायग्राम जो बनता है वो कुछ इस टाइप से बनना चाहिए। अब देखते हैं कि मैक्सिमम स्ट्रेन कितना होता है कंक्रीट में, 0.0035, ये हमको पता है। ये डिस्टेंस कितनी होती है, XU होती है। और बॉटम वाले स्टील में जो विकृति आती है उसको हम लिखते हैं ES से। ठीक है, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.002 प्लस 0.87 FY/ES के बराबर होती है। ठीक है, ये अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि अंडर रीइंफोर्स्ड, ओवर रीइंफोर्स्ड और बैलेंस सेक्शन के लिए अलग अलग एनालिसिस नहीं करके एक ही फिगर में समझ रहे हैं। ठीक है ना, तो स्ट्रेन की वैल्यू या तो ग्रेटर देन हो सकती है या इक्वल हो सकती है या लेस देन हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अभी इक्वल लगा देते हैं। और यहाँ पर जो साइन होंगे वो सारे पिछले वाले जैसे ही होंगे, जैसे कि अगर ये बीम अंडर रीइंफोर्स्ड है तो अंडर रीइंफोर्स्ड में ये वाला साइन आता है ग्रेटर देन का। ठीक है, बैलेंस सेक्शन होता है तो बैलेंस सेक्शन में यहाँ पे इक्वल आ जाता है। और अगर ओवर रीइंफोर्स्ड है तो ओवर रीइंफोर्समेंट में लेस देन का साइन आ जाता है। ठीक है, इस टाइप से साइन अपन चेंज करते रहेंगे। ये हो गया ES। अब देखेंगे कि यहाँ पर का न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाले पोर्शन में एक रीइंफोर्समेंट भी है। ठीक है, रीइंफोर्समेंट के आने से इस वाले रीइंफोर्समेंट में भी तो विकृति आएगी। तो इस रीइंफोर्समेंट में आने वाली विकृति कितनी होगी, तो इसके जस्ट सीध में अपन देखते हैं तो विकृति आएगी इतनी। ठीक है, और इस विकृति की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ESC नाम इसको दे देंगे। बॉटम में होता है तो ES लिखते हैं क्योंकि वो स्टील टेंशन जोन में होता है, और ऊपर वाले जोन की बात करें तो ये ESC हो जाता है कंप्रेशन जोन के लिए। और अब हम देखेंगे कि ये किस जगह पर होता है, ये डिस्टेंस कितनी
होनी चाहिए। तो ये डिस्टेंस जो होती है वो होती है डी डैश। इस डिस्टेंस को हम लिखते हैं डी डैश। ठीक है, जैसे कि मान लो ये हमारा एक बीम है, ये ऊपर वाला सरिया है, तो ऊपर वाले सरिये के सेंटर से ये जो दूरी कहलाएगी वो कहलाएगी डी डैश। तो ये हो गया हमारा स्ट्रेन का डायग्राम डबली रीइंफोर्स्ड बीम के लिए। इसमें चेंज क्या हुआ, बस एक ये ESC नया आ गया। ठीक है, अब हम स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम की बात करते हैं। तो इसका स्ट्रेस का जो डायग्राम बनता है वो बनता है कुछ इस टाइप से ही बनता है। ठीक है, ड्रॉ करने में। तो अब हम देखते हैं कि कंक्रीट में मैक्सिमम स्ट्रेस जो होती है वो कितनी होती है, 0.446 FCK होती है, ये हमको पता है। ठीक है, अब इसके बाद बॉटम में देखते हैं। तो स्ट्रेस होती है स्टील में, उसको हम डिनोट करते हैं FS से, और उसकी वैल्यू कितनी होती है 0.87 FY। ठीक है, अब हमको देखना है कि बॉटम वाले जोन में तो वो स्टील है ही है, पहले जैसा ही है, तो वो कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन ऊपर वाले जोन की अगर हम बात करें तो ऊपर वाले जोन में अब कंक्रीट के साथ साथ यहाँ पर सरिया भी आ चुका है। तो स्ट्रेसेस सरिये में भी तो कुछ स्ट्रेसेस आएगी, तो वो कैसे लेंगे हम। तो ऊपर वाले जोन में आता है हमेशा क्या, कंप्रेशन। तो कुछ कंप्रेशन जो है वो ऊपर वाली कंक्रीट ले लेगी अब, और कुछ कंप्रेशन जो है वो सरिया ले लेगा ऊपर वाला। तो यहाँ पर टोटल जो कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन फोर्स हम जो लगाते हैं हमेशा C लगाते हैं और बॉटम में टेंशन लगाते हैं T। तो अब यहाँ पर कंप्रेशन दो हो जाएंगे, एक कंप्रेशन हो जाएगा कंक्रीट का, एक कंप्रेशन हो जाएगा स्टील का। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे C = C1 + C2, और C1 की वैल्यू कितनी होगी, तो C1 मान लो अगर कंक्रीट का है तो कंक्रीट के लिए तो फॉर्मूला हमको पता है 0.36 FCK BXU, यही होता है। अब हम C2 की बात करें तो C2 क्या होगा, कंप्रेशन इन स्टील के लिए बात कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी FSC/ASC। ये कैसे आया, FSC का मतलब क्या होता है, देखो FS का मतलब क्या होता है, टेंशन में जो स्ट्रेस होती है वो, तो FSC क्या हो जाएगा, कंप्रेशन में जो स्ट्रेस होगी वो, और इस स्ट्रेस को अगर टोटल एरिया से इंटू कर दो कंप्रेशन वाले एरिया से, तो ये टोटल लोड बन जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूले हो गए, ये हो गया कंप्रेशन के लिए, ये हो गया टेंशन के लिए ऊपर में न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर। ये C1 और C2 की वैल्यू लग गई। ठीक है, अब हमको इनकी पोजीशन लगानी है कि भाई C1 कहाँ लगेगा, C2 कहाँ लगेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमको देखना होगा कि मान लो यहाँ पर, ये तो मैंने एक एरो से शो किया था दोनों को, यहाँ पर मान लो C1 और C2 कुछ इस टाइप से लग रहे हैं। C1 ऐसे लग रहा है और C2 ये लग रहा है। तो C1 क्या था, कंप्रेशन वाला, तो कंप्रेशन की स्ट्रेस तो हमको पता है ऊपर से लेके 0.416 XU की दूरी पर लगती है। ठीक है, और C2 जो है, C2 क्या है, इस सरिये में है, सरिये की स्ट्रेस। तो सरिया कहाँ लगा हुआ है, सरिया जो लगा हुआ है ऊपर से लेके D' दूरी पर लगा हुआ है। सरिया जो है वो ऊपर से D' दूरी पर लगा हुआ है, तो मतलब कि यहाँ से ऊपर से जो C2 की दूरी होगी वो हो जाएगी D'। क्लियर। अब हमको इनके लिए लीवर आर्म भी अलग अलग चाहिएंगे, क्योंकि पहले तो यहाँ पर खाली एक होता था C, तो लीवर आर्म हो जाता है दोनों के बीच की दूरी, लेकिन अब यहाँ पे दो लीवर आर्म आएंगे। पहला लीवर आर्म अगर C1 से लेके T तक की दूरी देखो, C1 से लेके T तक की दूरी तो कितनी होगी, वो टोटल कितना होता है ये स्मॉल d। ठीक है, इस स्मॉल d में से अगर हम C1 के लिए बात कर रहे हैं ना, तो C1 के लिए तो ये 0.416 XU की वैल्यू माइनस हो जाएगी, तो इसके लिए हो जाएगा D - 0.416 XU लीवर आर्म। और अगर हम C2 की बात करें सरिये के लिए,
तो C2 से लेके T तक की जो दूरी होगी, मतलब कि C2 से लेके T तक की दूरी, वो हो जाएगी कैपिटल इस D में से, स्मॉल d में से ये वाला जो D डैश है वो माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएंगे लीवर आर्म। C1 की वैल्यू हो गई 0.36 FC के BXU, और उसके लिए लीवर आर्म कितना लग जाएगा, D माइनस 0.416 XU, और इस सरिये के लिए हो जाएगा C2 की वैल्यू FSC ASC, और उसके लिए जो लीवर आर्म लग जाएगा वो लग जाएगा D माइनस D डैश। क्लियर है। अब एक बात यहाँ पर, और वैसे हमने पहले देखी हुई है कि ये जो फॉर्मूला होता है इसी का एक दूसरा फॉर्मेट भी हो सकता है। एग्ज़ाम में अगर ये वाला नहीं लिखा हुआ है तो इस जगह हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये ऐसे क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि Fy होता है स्टील की ग्रेड, उसमें अगर हम 1.15 स्टील का जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है वो लगाते हैं तो आता है 0.87 Fy, और यहाँ पर देखो ये रहा 0.87 Fy, तो इस 0.87 Fy को हटाकर मैं Fy अपॉन 1.15 भी तो लिख सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पर Fy अपॉन 1.15 लिख दिया। तो इस फॉर्मूले की जगह ये फॉर्मूला भी यूज़ हो सकता है। ऑप्शन में कई बार होता है कि ये नहीं दे के और ये दिया हुआ होता है, तो हमको इसको टिक करना है क्योंकि दोनों सेम वैल्यू है। अब हम वापस से बात करते हैं कि जो डबली रीइंफोर्स्ड बीम थी हमारी, उसमें जो स्ट्रेन डायग्राम था वो कैसे गया था। स्ट्रेन डायग्राम गया था कुछ इस टाइप से, ठीक है, और ये वैल्यू थी 0.0035, ये था ES, यहाँ पर आया था हमारे पास ESC, और ये दूरी होती है XU, और ये वैल्यू होती है D डैश। ये हमने डायग्राम बनाया था। अब हमको यहाँ पर ESC की वैल्यू कैसे निकलेगी वो पता करना है, ठीक है। तो ESC की वैल्यू के लिए अब हम क्या करेंगे कि ये दो ट्राइंगल लेंगे, एक ये वाला ट्राइंगल लेंगे और एक ये वाला ट्राइंगल लेंगे। इसके म्यू ए की मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप डिराइव करके भी निकाल सकते हैं। तो ESC की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो पहले मैं बड़ा वाला ट्राइंगल लेता हूँ, उसका ये बेस कितना है 0.0035, डिवाइड करेंगे उसमें किसका, इस डेप्थ का XU का, फिर इक्वल लगाएंगे, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये वाला, ये है ESC, ठीक है, और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी XU पूरा है, इस पूरे XU में से अगर ये D डैश माइनस हो जाता है तो ये आ जाएगा XU माइनस D डैश, ठीक है। अब इससे ESC निकल जाएगा, ESC बराबर हो जाएगा 0.0035 XU माइनस D डैश अपॉन XU। तो ये ESC की वैल्यू होती है किस कंडीशन में, जब हमारी बीम कौन सी हो, डबली रीइंफोर्स्ड बीम हो। अब इसके बाद हमको एक छोटा सा टॉपिक और इसमें समझना चाहिए कि XU के कारण न्यूट्रल एक्सिस जो है वो कैसे चेंज होता है, ये आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कई बार। तो मैं किस टॉपिक की बात कर रहा हूँ वो हम देखते हैं कि मान लीजिए सिंगली 3 सेक्शन है हमारे पास, अंडर रीइंफोर्स्ड, बैलेंस और ओवर, ठीक है। ये पूरा नया ही मतलब अलग ही टॉपिक है, इसका पुराने पहले वाले से कोई रिलेशन नहीं है, नया टॉपिक समझ रहे हैं हम। मान लो हमारे पास 3 सेक्शन है, अंडर रीइंफोर्स्ड, बैलेंस और ओवर, ठीक है। अब बताओ, ये इसका विकृति का डायग्राम होगा स्ट्रेन का, ठीक है। बैलेंस में भी बनता तो ऐसे ही है और ओवर में भी बनता तो ऐसे ही है। ये तीनों इसके जो है वो स्ट्रेन के डायग्राम है, और इसमें जो न्यूट्रल एक्सिस जाता है ये डिस्टेंस होती है इसकी XU। क्लियर है। तो अब हम देखेंगे कि इन तीनों डायग्राम को कंपेयर करना है हमको। तो मैं क्या करता हूँ, बैलेंस वाला डायग्राम जो है वो एक बार बनाता हूँ यहाँ पर,
ये है हमारा बैलेंस वाला डायग्राम, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये है, ये जो न्यूट्रल एक्सिस है वो किस कंडीशन में, एक्स-यू बैलेंस के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये जो डिस्टेंस लगा रहा हूँ ये है एक्स-यू और बैलेंस कंडीशन मानी मैंने, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर सेक्शन अंडर रीइंफोर्स्ड होता है तो विकृति जो है वो कैसे चेंज होती है। तो देखो अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है, मतलब कि अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन में कम क्या होता है, सरिया कम होता है, मतलब कि सरिया कम होगा तो सरिया पहले टूटेगा और सरिया अगर पहले टूटेगा तो सरिये में विकृति जो है वो ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो मतलब कि सरिये में जो विकृति है वो ज़्यादा आएगी, मतलब कि जो नीचे वाला पोर्शन है थोड़ा लंबा बनेगा, ठीक है। तो इस कारण से ये जो पोर्शन है ये थोड़ा सा इसका बड़ा हो जाता है, किस केस में, अंडर रीइंफोर्स्ड के केस में। तो अब इस डायग्राम को अगर मैं मिलाऊं तो वो बनता है कुछ इस टाइप से, ठीक है। इसको सही से अगर मिलाते हैं, मैच करते हैं, ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा। क्या किया, ये जो स्ट्रेंथ थी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये किस कंडीशन में थी, बैलेंस कंडीशन में थी। अब हमने माना कि अगर सेक्शन अंडर रीइंफोर्स होता है तो अंडर रीइंफोर्स सेक्शन में सरिये में विकृति ज़्यादा आ जाती है, तो हमने विकृति को थोड़ा सा यहाँ पर इसको बढ़ा दिया। तो विकृति को बढ़ाने से क्या होगा, ये इस टाइप से मिलेगा। अब तो ये मिलाने से क्या हुआ कि देखो पहले ये सेक्शन यहाँ कट रहा था, अब ये सेक्शन कहाँ कटा, यहाँ पर, मतलब कि इसका जो न्यूट्रल एक्सिस है वो ऊपर शिफ्ट हो गया, ठीक है। ये जो एक्स-यू था वो बैलेंस कंडीशन में था, अब ये जो एक्स-यू आया हमारे पास, वो एक्स-यू जो आया अंडर के केस में आया, ठीक है। अब हम बात करते हैं ओवर वाले की। तो ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन में क्या होता है, सरिया होता है ज़्यादा, कंक्रीट पहले टूट जाती है, मतलब कि सरिया ज़्यादा होने के कारण सरिये में विकृति आएगी कम। तो सरिये में विकृति अब कम आएगी, तो पहले बैलेंस सेक्शन में विकृति थी इतनी, तो अब क्या करना है हमको, विकृति इससे भी थोड़ी कम करनी है। तो मान लो अब विकृति आ गई इतनी, सिर्फ यहाँ तक, तो इसको जब मैं मिलाऊंगा इससे तो ये कुछ ऐसे मिलेगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि अब ये यहाँ कट रहा है, मतलब कि न्यूट्रल एक्सिस कहाँ चला गया, अब नीचे। तो ये जो एक्स-यू मिलेगा हमको यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एक्स-यू किसका मिलेगा, ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन के लिए। ये जो एक्स-यू है ये है ओवर का। क्लियर, समझ में आया कि ये तीनों अलग अलग सेक्शन बनाए थे अपन ने। अब क्योंकि ये कंडीशंस अलग अलग है तो इनमें सरिये में विकृति अलग अलग आएगी। तो अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन होता है उसमें विकृति जो है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, तो हमने बड़ा विकृति ज़्यादा लगा दी, तो ये ऐसे मिल गया। फिर बैलेंस सेक्शन में थोड़ी मीडियम आती है, तो बैलेंस सेक्शन ये बीच में ऐसे चला गया। और ओवर रीइंफोर्स्ड जो सेक्शन होता है उसमें सरिये में विकृति बहुत कम आती है, तो बहुत कम आती है मतलब कि हमने उसको यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी लगा दी। तो जब इनको हमने मिलाया तो क्या मिला हमको कि 3 पॉइंट हमको मिले एक्स-यू के। ये जो बैलेंस था वो बीच में था, फिर एक्स-यू जो था अंडर रीइंफोर्स्ड बीम के लिए, उसके लिए न्यूट्रल एक्सिस थोड़ा सा ऊपर खिसक गया, ठीक है। और ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन में क्या था कि न्यूट्रल एक्सिस जो था वो थोड़ा नीचे खिसक गया। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि किस केस में न्यूट्रल एक्सिस ऊपर चढ़ता है और किस केस में न्यूट्रल एक्सिस नीचे जाता है। तो अंडर रीइंफोर्स्ड के केस में क्योंकि इस चीज़ को हम बढ़ा देते हैं, तो बड़ा करने से क्या होगा कि ये जो लाइनें थोड़ी ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, ये वाली। और ओवर रीइंफोर्स्ड में क्या होता है कि ये सेक्शन थोड़ा छोटा बन जाता है। छोटा होने से क्या होगा कि न्यूट्रल एक्सिस थोड़ा नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ भी आपको बस कौन ऊपर चढ़ता है कौन नीचे चढ़ता है वो याद रखना है बस, ठीक है। तो अंडर में न्यूट्रल एक्सिस ऊपर जाएगा और ओवर में न्यूट्रल एक्सिस नीचे जाएगा। तो ये थे हमारे कुछ सिंगली और डबली रीइंफोर्स के कुछ स्ट्रेस और स्ट्रेन के रिलेटेड टॉपिक्स। अब हम अगले टॉपिक में जो है वो अगले लेक्चर में एनालिसिस ऑफ बीम स्टार्ट करेंगे।